मैं पुस्तकालय अध्यक्ष सुमेर सिंह कछावा आज पुस्तकालय संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल जी कनवारिया साहब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आज जो है आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास होने जा रही है, जिसके बारे में हम जिक्र अभी करेंगे। उससे पहले लाइब्रेरी साइंस, आने वाली लाइब्रेरी साइंस की जो भर्ती परीक्षा है या कंपटीशन एग्जाम की जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और चाहे वो आने वाली केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे आप डीएसएसबी हो, चाहे राजस्थान सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेट हो, चाहे नेट हो, इन जो भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द इस जो है अपने लक्ष्य में कामयाब हो और जल्द लाइब्रेरियन बने। ठीक है दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से हम स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जो भी इन प्रकार की जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, बिहार लाइब्रेरियन है, उन सभी के लिए एक स्पेशल क्लास होने वाली है। स्पेशल क्लास क्यों होने वाली है? क्योंकि आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आ रहे हैं और उसके साथ हम एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाउ टू अटेंड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड करें, आंसर कैसे दें। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे आज हम इस पूरी क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और इस क्लास के दौरान ऐसी बहुत सारी जो है चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैकेंसीज के बारे में है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इस क्लास शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुस्तकालय संघ राजस्थान के जो अध्यक्ष कमल जी हैं और मैं जोधपुर से हूँ, आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, हम सब और पुस्तकालय संघ परिवार पूरा मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जो है लाइब्रेरियन जो भर्ती है, लाइब्रेरियन में भी लाइब्रेरियन पदों में बढ़ोतरी हो और उसके साथ हम लाइब्रेरियन में भी स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, जल्द हम इस मिशन में कामयाब होंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। और ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी लगेगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने योग्य है। तो शुरुआत करते हैं भाई। पहला सवाल है कि द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस इन 1918, 1918 में पुस्तकालय अध्यक्षों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन, ध्यान रखना, पहला अखिल भारतीय जो सम्मेलन है ये 1918 में जो है कब हुआ था। अब इस सवाल में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन होते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस। एक चीज ध्यान रखना, इससे रिलेटेड 3 सवाल बनते हैं। कितने सवाल बनते हैं भाई? 3 सवाल इससे रिलेटेड बनते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, इसको समझिए आप, कि फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस। जब भी वहां सवाल आ जाए कि फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की बात हो और आगे लाइब्रेरियन आ जाए, तो ध्यान रखना, तो फर्स्ट ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहली बार जो है अखिल भारतीय जो सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय, ध्यान रखना, इंडिया का मतलब यहाँ पर भारतीय, ध्यान रखना, अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था किसके लिए? लाइब्रेरियंस के लिए। 1918 में हुआ था, जो कहां पर हुआ दोस्तों? लाहौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब इस सवाल में कंफ्यूजन क्यों रहता? इसलिए अगर मान लो कहीं परीक्षा में सवाल आ जाए कि द फर्स्ट, ध्यान दीजिए, द फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, अगर केवल वहां पर पूछा जाए कि भाई फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, सिर्फ इधर ध्यान रखना, केवल वहां पूछा जाए लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो लाइब्रेरी जब पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा कलकत्ता, 1933 में हुआ था। ठीक है ना भाई? जब सवाल को समझिए आप, सवाल में अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस पूछा जाए तो उसका आंसर होगा कलकत्ता, 1933। लेकिन ऊपर सवाल किया था कि फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर लाइब्रेरियंस, तो ध्यान रखना लाइब्रेरियन से क्या शब्द है? लाहौर, याद रख लेना। मैंने इसको ट्रिक से याद किया। ट्रिक क्या थी कि लाइब्रेरियन से पहला अक्षर क्या आ रहा है? ल, तो लाइब्रेरियन से लाहौर मैंने याद किया था, ध्यान रखना। तो पहला जो है अखिल भारतीय सम्मेलन लाइब्रेरियंस जो है, लाइब्रेरियंस के लिए पहला अखिल भारतीय सम्मेलन लाहौर में हुआ था 1918 में। अगर केवल पूछ ले लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट ऑल इंडिया
लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो केवल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस आए तो कलकत्ता 1933 आंसर होगा। और एक सवाल और बनता है दोस्तों ऐसा कि फर्स्ट ऑल इंडिया, ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां आ जाए पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, अगर सवाल आ जाए पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस आ जाए तो उसका आंसर होगा मद्रास 1934 में, ध्यान रखना क्या होगा, मद्रास 1934 में होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी कोई सवाल इससे शुरू होता है फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वाला सवाल, तो ध्यान रखना जब भी फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वाला सवाल आता है तो वहां पर अगर लाइब्रेरियन पूछा जाता है, ध्यान रखना एक बार फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस, तो लाइब्रेरियन से याद रखना लाहौर, लाइब्रेरियन से क्या याद रखना, लाहौर 1918। अगर वह पूछ ले खाली फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना खाली क्या पूछ ले भाई, लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो खाली लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस पूछ ले तो उत्तर हो जाएगा आपके कलकत्ता 1933। और सवाल बन जाए फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो ध्यान रखना जब पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जाता है तो समझ लेना वहां पर क्या होगा, मद्रास 1934 में होगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इन तीनों सवालों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, शुरुआत में मुझे भी कंफ्यूजन हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे बार बार पढ़ने से, रिवाइज करने से कंफ्यूजन दूर हो गया। तो जब भी ये सवाल बनता है फर्स्ट ऑल इंडिया जो है कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो वहां पर सवाल बन जाएगा फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस, तो लाइब्रेरियंस आते ही लाइब्रेरियन से आपको करना है लाहौर 1918, वहां पर बन जाए सवाल फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, केवल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, तो लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस है तो कलकत्ता 1933, और फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी, तो पब्लिक लाइब्रेरी आता ही मद्रास 1934 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों सवाल हैं और इस सवाल में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो सवाल है हमारा, इसके बारे में हम बात करते हैं दूसरा सवाल के बारे में, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, सवाल यह है कि इन गोवा राज्य के अंदर लाइब्रेरी सेस को हिंदी में क्या कहते हैं, पुस्तकालय उपकर, क्या होता है भाई, पुस्तकालय उपकर, कलेक्टेड फ्रॉम, के गोवा में पुस्तकालय उपकर एकत्रित किया जाता था या किया जाता है, ध्यान रखना। गोवा के अंदर जो लाइब्रेरी एक्ट बना हुआ है, पुस्तकालय अध्यक्ष बना हुआ है, पुस्तकालय अधिनियम बना हुआ है, तो गोवा के अंदर जो वहां पर जो है लाइब्रेरी चलाने के लिए एक सेस इकट्ठा किया जाता है, CESS, ध्यान रखना। तो जो लाइब्रेरी सेस जो होता है, जो टैक्स के रूप में वह जनता से किसी न किसी जो है किसी न किसी चीज पर टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स से कुछ पैसा जो है वहां लिया जाता है जनता से, और उस पैसे को जो है पब्लिक लाइब्रेरीज होती है उस गोवा के अंदर, वहां पर उसको डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है। तो गोवा के अंदर ध्यान रखना लाइब्रेरी सेस कहां से कलेक्ट किया जाता है, ऑप्शन ए सरचार्ज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन बी सरचार्ज ऑन लिकर, सरचार्ज ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री, नो प्रोविजनल टू कलेक्ट लाइब्रेरी सेस। तो इसका ध्यान रखना, गोवा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना गोवा के अंदर हमेशा सरचार्ज जो है, ठीक है ना भाई, सरचार्ज किस पर लगाया जाता है, लिकर पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है भाई, लिकर पर लगाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सरचार्ज जो है वहां पर लिकर पर लगाया जाता है, कई बार यह सवाल पूछा गया, ध्यान रखना। तो आपको पता होगा कि अभी तक अपने इंडिया के अंदर ध्यान रखना 19 स्टेट के अंदर लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, मद्रास है। कौन सा है भाई दोस्तों, मद्रास है। मद्रास के बाद कौन सा है भाई, आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा है भाई, कर्नाटक है, ठीक है ना। तो मद्रास में 10% जो है टैक्स लगता है लाइब्रेरी सेल्स के रूप में। 10% किस पर लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स पर लगता है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में 8% पे लैंड और बिल्डिंग पर,
लैंड और बिल्डिंग पे लगता है। कर्नाटक में भी लैंड और बिल्डिंग और व्हीकल पर भी जो है टैक्स लगाकर जो है लाइब्रेरी सेल्स के रूप में इसको जो है पेमेंट जो है लिया जाता है। तो समझ आ गया भाई। तो गोवा के अंदर ध्यान रखना सर्चेज ऑन लिकर, लिकर के ऊपर जो है लाइब्रेरी सेल्स के रूप में गोवा से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है द लेटेस्ट स्टेट, लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम राज्य, नवीनतम राज्य विच इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट इज, के नवीनतम राज्य जिसने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में आपको फिर से बता रहा हूं, अभी तक इंडिया में टोटल 19 राज्य में, कितने राज्य में दोस्तों, 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ है। कितने, 19 राज्यों में जो है लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ है। कितने राज्य में, 19। पहला हम बात करते हैं, पहला है भाई आपके मद्रास, ठीक है ना भाई। मद्रास में कब लागू हुआ था, 1948 में हुआ था। उसके बाद है भाई आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में कब हुआ था, 1960 में। तीसरा है आपके कर्नाटक, तीसरा कौन सा है भाई, कर्नाटक, कर्नाटक हो गया 1965, ठीक है ना, कर्नाटक क्या हो गया 1965। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, क्या आता है भाई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया 1967, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल आ गया 1977, सॉरी 1979, ठीक है 1979 आ गया। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, मणिपुर, ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। मणिपुर, मणिपुर हो गया आपके 1988। मणिपुर के बाद ध्यान रखना आपके मणिपुर आ गया। उसके बाद हराकेला, हराकेले का मतलब होता है हरियाणा, हरियाणा और केरल, ध्यान रखना, ठीक है। हरियाणा से क्या हो गया, हरियाणा में 1989, केरला में क्या हो गया 1999। फिर उसके बाद मिजोरम, मिजोरम हो गया 1993 में। फिर आपका जो हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिजोरम के साथ हो जाएगा आपके, मिजोरम के साथ मिजोरम के साथ गोवा, ठीक है भाई। गोवा भी आपको ध्यान रखना 1993, ठीक है ना। कितने हो गए, 10 हो गए। गोवा के बाद आपको ध्यान रखना वहाँ पर गुजरात उड़ गया, तो गुजरात कब उड़ा था भाई, 2001 में। फिर उसके बाद उड़ गया तो क्या हो गया, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया आपके 2001 में, ठीक है। तो 2001 में जो उड़ीसा हो गया, उसके बाद आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया 2005। फिर उसके बाद राजस्थान और यूपी, ठीक है ना भाई, राजस्थान 2006। और उसके बाद यूपी, यूपी भी कितना है भाई, कब आया था, एक्ट कब लागू हुआ था, 2006। फिर उसके बाद यूपी के बाद आ गया लक्षद्वीप, ठीक है ना भाई, लक्षद्वीप हो गया 2007 हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप 2007 हो गया। उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, क्या हो गया भाई, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया 2008। छत्तीसगढ़ के बाद आपके जो है बिहार, बिहार के अंदर भी, बिहार कब आया था 2008 में। और लास्ट इन्होंने पूछा लेटेस्ट, लेटेस्ट हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश 2009 में, ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि भाई सबसे पहले कौन सा आया है। तो मैंने जो है इस तरीके से, सबसे पहले मद्रास है 1948 में। एक तो ध्यान रखना हमेशा परीक्षा में सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ पर हुआ, मद्रास में हुआ था। और सबसे लास्ट में पूछा इन्होंने तो लास्ट में कहाँ पर हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश में कब हुआ था, 2009 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़, बिहार, सीबी याद रखना, सीबी 2008, सुना, छत्तीसगढ़ बिहार 2008 में होता। राजस्थान यूपी 2006 में हुआ था। और गुजरात उड़ गया था, ठीक है, 2001 में, ध्यान रखना 2001 में। इस तरीके से जहां तक हो सको आप ट्रिक लगाकर आप याद कीजिए, क्योंकि एक सवाल हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको लेकर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज W.A. बॉर्डन,
हु वाज W.A. बॉर्डन, ठीक है ना। W.A. बॉर्डन कौन था? तो हमने जब हम लाइब्रेरी साइंस शुरू करते हैं तो W.A. बॉर्डन के बारे में बात करते हैं तो ध्यान दीजिए W.A. बॉर्डन कौन था? एक अमेरिकन लाइब्रेरियन था। कौन था भाई? अमेरिकन लाइब्रेरियन था। जो ये W.A. बॉर्डन है, ध्यान रखना, W.A. बॉर्डन कहाँ से आया था भाई? ये W.A. बॉर्डन जो है अमेरिका से आया था। कहाँ से आया था भाई? अमेरिका से। और अमेरिका में ये किसका शिष्य था पता है आपको? ये अमेरिका में किसका शिष्य था? मेल डीवी का। ध्यान रखना, मेल, ठीक है ना भाई, मेल डीवी, ध्यान रखना, मेलविल डीवी, ध्यान रखना, मेलविल डीवी का ये क्या था भाई? शिष्य था। ध्यान रखना, तो मेलविल डीवी का ये शिष्य था W.A. बॉर्डन। ये W.A. बॉर्डन जो है भारत आया था, ध्यान दीजिए, भारत आया था 1911 के अंदर। कब आया था? भारत 1911 के अंदर। और भारत को बुलाने वाले कौन थे? बड़ौदा के जो राजा थे शिवाजी गायकवाड़ तृतीय। ध्यान रखना, शिवाजी गायकवाड़ तृतीय, ध्यान दीजिए, शिवाजी गायकवाड़ तृतीय जो बड़ौदा के राजा थे। कहाँ के राजा थे भाई? बड़ौदा के राजा थे। उन्होंने बुलाया था, उन्होंने जो है बड़ौदा में बुलाया था किसको? W.A. बॉर्डन जो लाइब्रेरियन है उनको बुलाया था, ठीक है ना। और शिवाजी गायकवाड़ को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट, ठीक है ना, पुस्तकालय आंदोलन के जनक। ध्यान रखना, जब भी कोई सवाल आ जाए परीक्षा में कि पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? पुस्तकालय आंदोलन के जनक। अगर पुस्तकालय विज्ञान के जनक तो रंगनाथन को कहा जाता है। सवाल आ जाए हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के जनक तो लाइब्रेरी ऐसा रंगनाथन है। लेकिन सवाल वह आ जाए कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट, पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? तो पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? शिवाजी गायकवाड़ तृतीय, जो बड़ौदा के महाराजा थे। और शिवाजी गायकवाड़ तृतीय ने किनको बुलाया अमेरिका से? W.A. बॉर्डन को बुलाया था। 1911 के अंदर जो है W.A. बॉर्डन कहाँ आ गए? भारत आ गए थे। और उन्होंने 1911 के अंदर जो है भारत में फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल शुरू की थी। ध्यान रखना, भारत में फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल शुरू करने का जो श्रेय है किसको कहा जाता है? W.A. बॉर्डन को कहा जाता है, क्योंकि 1910 के अंदर जो है पुस्तकालय आंदोलन हुआ था। ध्यान रखना, लाइब्रेरी मूवमेंट बड़ौदा में कब हुआ था? 1910 में हुआ था। फिर शिवाजी गायकवाड़ तृतीय ने फिर W.A. बॉर्डन को अमेरिका से बुलाया और 1911 में ये अमेरिका से भारत लौटे। और 1911 में उन्होंने फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना कहाँ पर की थी? बड़ौदा में की थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। तो W.A. बॉर्डन कौन है? एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। अब हम बात करते हैं, अगला जो सवाल है, अगला सवाल है भाई विच एसोसिएशन, ध्यान दीजिए आप, अगला सवाल है विच एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1876, 1876 में किस संघ की स्थापना की गई? किस संघ की स्थापना की गई थी? तो सवाल है 1876 में किस संघ की स्थापना की गई? तो 1876 में किस संघ की स्थापना की गई? ALA की। तो ALA की तो पता चल गया 1876 में इसकी स्थापना हुई 1876 में। तो ALA की फुल फॉर्म क्या होती है पहले ये बताइए मुझे। ALA की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन लाइब्रेरी और एसोसिएशन। क्या होती है भाई? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन ये स्थापना हुई थी 1876 में। कोई डेट बता सकता मुझे? तो डेट ध्यान रखना है 6 अक्टूबर 1876। 6 अक्टूबर 1876 को जो है ये जो ध्यान रखना अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद जो इसका जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? शिकागो में है। कहाँ पर हेडक्वार्टर है भाई? शिकागो के अंदर। ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछा जाता है कि ALA का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो के अंदर है। और एक कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है ALA का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ALA का फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना पहला अध्यक्ष है जस्टिन विंसर। ध्यान रखना कौन है भाई? जस्टिन विंसर साहब जो है। यहाँ पर अधिकतर लोग मेलविन डीवी कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई? मेलविन डीवी करते हैं। लेकिन ध्यान रखना जब पहला अध्यक्ष की बात करते हैं
जस्टिन विंसर होगा। अगर वहां सवाल आ जाए भाई फर्स्ट सचिव, पहला सचिव, सचिव को कहते हैं सेक्रेटरी। क्या कहते हैं दोस्तों? सेक्रेटरी। तो पहला अगर सचिव पूछ ले तो सचिव कौन थे एएलए के? तो एएलए के सचिव थे आपके मेलविन डीवी थे। कौन थे भाई? मेलविन डीवी थे, ध्यान रखना, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है, एक सवाल बनता ये भी है कि एएलए है क्या? तो ध्यान रखना, ये एएलए क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है। अगर सवाल आ जाए कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है भाई? एएलए है, जिसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? शिकागो के अंदर है। ये चीज ध्यान रखना। और कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो ध्यान रखना, एएलए का प्रथम अध्यक्ष है, एएलए का प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विंसर है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि एएलए का सचिव कौन है, प्रथम सचिव कौन थे भाई? मेलविन डीवी थे। तो दोस्तों ये जो क्लास है ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आने वाली बहुत सारी भर्तियां हैं, चाहे केवीएस है, चाहे एनवीएस है, चाहे सेट का एग्जाम जल्द होने वाला है, और भी नेट का एग्जाम जल्द होने वाला है। उन सभी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए आपको ये स्पेशल क्लास शुरू की है। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आप जीवन में लाइब्रेरियन बनना चाहते हो, मेरे जो है सफलता का जो एक मंत्र है, इस मंत्र के बारे में बात करता है। सबसे पहले जहाँ से भी पढ़े आप, चाहे मेरे से पढ़े, चाहे और भी पढ़े, कोई किताब से पढ़े, आप सबसे पहले नोट्स बनाइए, ठीक है ना। हमारा इस प्लेटफॉर्म पर यही उद्देश्य है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएं, और वो भी ऑथेंटिक सोर्स है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी साइंस की किताबों में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, और ज़्यादा गलतियां होने की वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या माने, किसे माने। इसलिए मेरा जो आपके व्यक्तिगत राय यही है इस चैनल के माध्यम से कि आप जो है सबसे पहले नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, और डेली टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है, पर्सनल बात करना चाहता है, तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर को जरूर नोट कर लीजिए, 8619577803। ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस में कोई बात करनी है, कैसे तैयारी की जाए, अगर कुछ पूछना है, तो ये मेरे व्यक्तिगत है 8619577803। आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम आप सब के लिए जो है 19 डेज 90 दिनों तक एक रेगुलर टेस्ट सीरीज शुरू करें हम। 90 दिनों तक लगातार 3 महीने ये टेस्ट सीरीज आपके 21 नवंबर से 21 नवंबर 2022, 21 नवंबर 2022 से लगाकर 21 फरवरी 2023 तक लगातार ये टेस्ट सीरीज चलेगी। 90 दिनों तक लगातार टेस्ट सीरीज जो है चलेगी। और टेस्ट सीरीज के अंदर कैसे जो है उसका शेड्यूल है, ये शेड्यूल हमने YouTube के डिस्क्रिप्शन लिंक पर डाल दिया है, वहां से एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, और PDF डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करते ही आपको टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से टेस्ट सीरीज होगी, कौन से टॉपिक होगा, किस तारीख को कौन से टॉपिक पर टेस्ट होगा, ठीक है ना। मैनेजमेंट का होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, जो है क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग होगा। तो जो भी इस टेस्ट सीरीज के बारे में जो भी इंटरेस्टेड है, तो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है हमने इसी यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पर PDF डाल दी है, और वहां जाकर आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए जो है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर है, इस नंबर पे आप कभी भी आप बात कर सकते हैं, 8619577803। ये मेरा नंबर है, कभी भी आप बात कर सकते हैं। आगे शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ये ऑलरेडी मेरे नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये भी बात कर सकते हैं आगे। देखिए हमारा जो उद्देश्य है, मैं और कमल जी कनवारिया साहब हैं। कमल जी भी 2016 वाली भर्ती में सिलेक्टेड हो चुके हैं, मैं भी 2018 वाली भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है मेरा भी।
मैं और कमल जी का एक ही हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एक ही लक्ष्य है, हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है लाइब्रेरी साइंस का फील्ड और ज़्यादा मजबूत हो, अधिक से अधिक बेरोजगार को लाभ मिले, और चाहे हम पद बढ़ाने की बात हो, चाहे हम स्टाफिंग पैटर्न, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज भी है और हमेशा रहेगा, स्टाफिंग पैटर्न लागू होता तो जल्द आपको जो है अधिक से अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है, अगला सवाल है भाई, जियो फिजिक्स हैज बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, कि जो जियो फिजिक्स है भूभौतिकी के परिणाम के रूप में गठित किया गया है। ये कह रहा है कि भाई जियो फिजिक्स जो है ये विषय निर्माण विधि का जो सवाल है, ये मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण विधि में कौन सी विधि का उदाहरण है जियो फिजिक्स। तो ठीक है भाई, तो जियो फिजिक्स के बारे में पढ़ने से पहले आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 2 थर्ड ग्रेड के अंदर थर्ड ग्रेड के अंदर जो अभी सिलेबस था और केवीएस एनवीएस के अंदर पार्ट 2 के अंदर पहली यूनिट है, पहले यूनिट का नाम है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में एक टॉपिक है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए आप, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं विषय निर्माण की विद्या। क्या कहते हैं भाई, विषय निर्माण की विद्या, क्या कहते हैं इसको, विषय निर्माण की विद्या इसे कहा जाता है। तो विषय निर्माण की विद्या का जो प्रतिपादन है, ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में विषय निर्माण की विद्या का जो प्रतिपादन है, ये प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, रंगानाथन के द्वारा, ध्यान रखना। विषय निर्माण विद्या का जो प्रतिपादन है ये रंगानाथन के द्वारा किया गया था, और रंगानाथन के द्वारा कब किया गया था, 1950 में। तो 1950 में पहली बार ऐसा रंगानाथन के द्वारा विषय निर्माण विधियों का जो है प्रचलन प्रतिपादन शुरू हुआ था। तो 1950 में उन्होंने 4 विधियों का निर्माण हुआ था। अब 4 विधि को याद करने का तरीका बताऊं, D2L2, ठीक है ना भाई, D2L2, D का मतलब क्या होता है, डिजेक्शन, क्या होता है दोस्तों, डिजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विच्छेदन। दूसरे D का मतलब होता है डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन, क्या कहते हैं भाई, अनाच्छादन कहते हैं। और तीसरा होता है लूज असेंबल, क्या होता है भाई, लूज असेंबल्स, क्या होता है, लूज। और L2 का हो जाएगा लेमिनेशन, क्या होता है दोस्तों, लेमिनेशन होता है, ध्यान रखना। तो डिजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विच्छेदन, डेन्यूडेशन को हिंदी में कहते हैं अनाच्छादन, लूज असेंबल को कहते हैं जो स्थिर समुच्चय, और लेमिनेशन को कहते हैं प्रतिकरण। तो ये 4 जो विधियों का निर्माण कब हुआ था, 1950 में हुआ था। लेकिन 1960 में 10 साल बाद 1960 में रंगानाथन के द्वारा और 2 विधियों का निर्माण हुआ था। एक तो हुआ था डिस्टिलेशन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्टिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आसवन विधि, क्या कहते हैं, आसवन। और 1960 में एक और विधि का जो निर्माण हुआ था फ्यूजन, कौन सा है, फ्यूजन। फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विलयीकरण, क्या कहते हैं, विलयन या विलयीकरण भी कहते हैं। अब सवाल क्या पूछा है कि जियो फिजिक्स जो है किस विषय निर्माण विधि का उदाहरण है। तो आपको पता है जियो फिजिक्स वर्ड है ये, तो ये जियो फिजिक्स ध्यान रखना किस वर्ड से मिलकर बना है, तो ध्यान रखना जियो फिजिक्स बना है जियोग्राफी, ध्यान रखना, जियोग्राफी प्लस जियोग्राफी प्लस फिजिक्स, ध्यान रखना, जियोग्राफी प्लस फिजिक्स। तो जब ध्यान रखना ये जो है इसका जो है सबसे पहले ध्यान रखना जियो फिजिक्स किससे बना है, ज्योग्राफी प्लस फिजिक्स, ध्यान रखना, ज्योग्राफी प्लस फिजिक्स मिलकर क्या बना है, जियो फिजिक्स। तो ध्यान रखना जब 2 या 2 से अधिक विषय आपस में मिलकर एक नए विषय का निर्माण करता है तो वो कौन सी विधि होती है, फ्यूजन विधि होती है। तो ये उदाहरण कौन सी विधि का है, फ्यूजन। फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, विलय, क्या कहते हैं भाई, विलय। जब 2 विषय का आपस में विलय होता है और तीसरे विषय का जन्म होता है तो वो हमेशा क्या होता है भाई, ये फ्यूजन विधि का उदाहरण होता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना ज्योग्राफी प्लस फिजिक्स, जियो फिजिक्स जो है ये फ्यूजन विधि का उदाहरण है। और हमने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है जो है इस चैनल के माध्यम से, आप जरूर देख सकते हैं इसी चैनल पर। अगला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है कि हु वाज डिजाइन्ड द कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम, क्या भाई कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम जिसको हिंदी में कहते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण, ध्यान रखना। तो कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम को किसने डिजाइन किया था, तो आपको पता है सीसी
जो है कॉलम क्लासिफिकेशन का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया था। ये भारत की जो पहले वर्गीकरण पद्धति है जो है कॉलम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना भाई, जिसका आविष्कार किसने किया था भाई? एस.आर. रंगनाथन ने किया था। तो आइए हम बात करते हैं जो कॉलम क्लासिफिकेशन जो है, तो आपको पता है भाई कॉलम क्लासिफिकेशन का निर्माण है, इसका जो है कॉलम क्लासिफिकेशन का निर्माण एस.आर. रंगनाथन ने किया था। और कॉलम क्लासिफिकेशन में कितने एडिशन होते हैं दोस्तों? 7 एडिशन होता है, ये ध्यान रखना आपको। सवाल कई बार पूछा जाता है कि सीसी में कुल कितने संस्करण आते हैं, कितने एडिशन है? तो 7 एडिशन है। पहला एडिशन कब आया था? देखो, पहला एडिशन आया था 1933 में, दूसरा एडिशन आया था पहला एडिशन आ गया 1933, दूसरा एडिशन आया था 1937 में, तीसरा एडिशन आया था 1939 में, चौथा एडिशन आपको पता ही है, दूसरा एडिशन आपके 1939 में आया, सॉरी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वापस एक बार देख लीजिए। पहला एडिशन 1933 में, दूसरा एडिशन 1939 में, 1939 में, तीसरा एडिशन है 1950 में, ठीक है, चौथा एडिशन है 1952 में, ठीक है, पांचवा एडिशन है 1957 में, छठा एडिशन है 1960 में, और इसका छठे का एक रीप्रिंट आया था, ध्यान रखना दोस्तों, रीप्रिंट आया था 1963 में, और सातवां एडिशन आया था 1987 में। ये आपको इस तरीके से याद करना है क्योंकि परीक्षा में इनमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना भाई। तो 1933, 1939, 1950, 1952, 1957, 1960, 1963 और 1987। एक चीज ध्यान रखना कि जो सीसी का जो फर्स्ट एडिशन है, ध्यान दीजिए, कौन सा एडिशन है? फर्स्ट एडिशन। इसका सवाल बनता है कि ये फर्स्ट एडिशन जो 1933 के अंदर आया था, 1933 में आया था, इसको पब्लिश किसके द्वारा किया गया? इसका जो प्रकाशन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया? एमएलए के द्वारा। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो सीसी का जो फर्स्ट एडिशन है ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो है द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि सीसी का फर्स्ट एडिशन जो है वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगर सवाल पूछ ले कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना, ध्यान रखना, 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में, ध्यान रखना। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो सीसी का जो 7वां एडिशन है, जैसे पहला एडिशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। अब एक सवाल पूछा जाता है सीसी का जो लास्ट एडिशन है, जो 7th एडिशन है, ध्यान दीजिए, 7th एडिशन कब आया था? 1987 में आया था। कब आया था भाई? 1987 में आया था। तो सीसी का जो ये 7th एडिशन, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये ध्यान रखना, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? SRELS, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमेशा परीक्षा के अंदर या तो पहला एडिशन पूछेंगे या 7वां पूछेंगे। तो 7वां एडिशन 1987 में आया था। इसका जो है प्रकाशन जो है SRELS की फुल फॉर्म होती है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस। और SRELS की स्थापना कब हुई थी? 1961 के अंदर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। तो SRELS की स्थापना भी 1961 के अंदर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब सवाल सिर्फ एक था, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं इसको समझाना, इसको एक्सप्लेन करना बोलते हैं। ठीक है ना, सवाल तो होंगे लेकिन उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास सवाल अगर आपको उसमें साथ में याद रह जाए तो और बहुत मजा आ जाएगा। देखिए, हमारा जो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को व्यक्तिगत सलाह यही है, सफल होने के लिए आपको 3 बातें करनी है। मैंने पहले भी बता दिया है, आप नोट्स बनाकर पढ़िए, हमेशा अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर पढ़िए, उसके बाद रिवीजन कीजिए और डेली टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। आप टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आप अपने आप का मूल्यांकन कर पाते हैं कि मुझे कितना याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि
वहां जब आपको पता है कि आपका जो है ओरल एग्जाम होगा, ठीक है, और टेस्ट ऑनलाइन देना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि आने वाले जितने भी एग्जाम है आजकल क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन सही ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है ना, तो आपको जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमेशा आपको ज्वाइन करनी चाहिए और हम भी शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 20 नवंबर से। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है ये आपके जो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर वो शेड्यूल है, जैसे ही आप क्लिक करोगे वो पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ के अंदर पूरी डिटेल आपको दी गई है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार सब बच्चे पढ़ते हैं, मेरी बात सुनिए, सबके पास, सब लोगों के पास सेम किताबें होती हैं जो भी मार्केट के अंदर मिलती हैं, आप भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी तो बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चों को यह नहीं पता चलता है कि सवाल कैसे बनेगा, सवाल कहाँ से आएगा। तो इसलिए जब प्रैक्टिस सेट आप करोगे या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक बात है, आप किसी से भी पढ़िए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे से पढ़िए या किसी और टीचर से पढ़िए, लेकिन आप किसी टीचर से पढ़ने से पहले आप उस टीचर के बारे में पता कीजिए कि वो क्या है, क्या वो खुद गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, क्या उसने कभी कोई गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन या गवर्नमेंट एग्जाम पास किया है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में पता लगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक जहाँ तक सिद्धांत है, पढ़े उनसे, जहाँ तक मेरा टैगलाइन है कि पढ़े उनसे जो खुद चयनित है। आप उन लोगों से जो पढ़िए जो खुद ने सफलता प्राप्त की है, तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाएगा कि वास्तव में सवाल कैसे बनते हैं, सवालों का आंसर कैसे दिया जाता है, कहाँ आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके, आप कहीं कौन से गलत ट्रैक में तो नहीं जा रहे हो, पढ़ने में कोई कमी तो नहीं रही है आपको, ठीक है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आप 5 नंबर 4 नंबर से रह गए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है प्रैक्टिस जो है रिवीजन नहीं हो पाया समय पर और प्रैक्टिस आपने नहीं की है, इसलिए परीक्षा में आते हुए सवाल आपसे गलत हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल है दोस्तों, ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, आप कभी भी मुझे इस नंबर पे बात कर सकते हैं और भी गाइडेंस के लिए, टेस्ट सीरीज से संबंधित है और भी बहुत सारी चीजें कि द कॉलम क्लासिफिकेशन बुक नंबर फॉर्मूला कंप्राइजेज एलिमेंट्स, कि कॉलम क्लासिफिकेशन में बुक नंबर फॉर्मूला में कितने तत्व शामिल होते हैं। अब आपको पता होगा बुक नंबर का मतलब क्या होता है, पुस्तक संख्या। CCC के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सॉरी CC कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुस्तक संख्या, और उस पुस्तक संख्या के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने जो तत्व होते हैं, वे 8 तत्व होते हैं। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अब 8 तत्व कौन से होते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनाया मैंने, लाफिया, LFYA लाफिया, VSCCR, ध्यान रखना 8 हो गए। पहले L का मतलब क्या है दोस्तों, लैंग्वेज। L का मतलब क्या हो गया भाई, लैंग्वेज हो गया, क्या हो गया भाई, लैंग्वेज हो गया। F का मतलब क्या हो गया, फॉर्म, क्या हो गया भाई, फॉर्म हो गया। Y का मतलब क्या हो दोस्तों, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, क्या होता है भाई, ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है। A का मतलब क्या होता है, एक्सेशन नंबर, क्या होता है दोस्तों, एक्सेशन नंबर। तो ध्यान 4 तो हो गया, समझ में आ गया भाई। लाभ या VCR, ठीक है ना भाई, आप लाभ से जानते जब हम छोटे थे, ठीक है, उस समय पर, आजकल तो पेन ड्राइव वगैरह सिस्टम हो गया था, पहले VCR लेकर आते थे, इतनी बड़ी सी कैसेट आते थे, तो ठीक है ना, तो हम उसको देखते थे, VCR को देखते थे, जो है किसी की शादी की कैसेट वगैरह देखते थे, तो वहां से याद आ गया लाभ है VCR, लाभ से जीनते हम VCR देखते थे। तो हमने जो मेरी जो ट्रिक मैंने बनाई है कि लाभ से खाते खाते हम VCR देख रहे थे, तो लाभ या VCR। तो लाफिया में L से मतलब हो गया लैंग्वेज, F से मतलब फॉर्म, Y से मतलब ईयर ऑफ पब्लिकेशन और A से मतलब एक्सेशन नंबर। और VCR, तो ध्यान रखना दोस्तों, V का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, और S का मतलब क्या हो गया, सप्लीमेंट फॉर्म, और C का मतलब क्या हो गया, कॉपी, क्या हो गया भाई, कॉपी नंबर, और CR का क्या हो गया, क्रिटिसिज्म नंबर, क्या हो गया भाई, क्रिटिसिज्म, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 8 तत्व होते हैं, लैंग्वेज, फॉर्म, एक्सेशन नंबर, और आपके क्या नहीं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एक्सेशन नंबर,
V से वॉल्यूम, S से सप्लीमेंट, C से कॉपी और CR से क्रिटिसिज्म। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि V का जो बुक नंबर है, बुक नंबर में V का क्या होता है, तो ऑप्शन वहां पर ध्यान रखना, वैल्यू भी आ जाता है ऑप्शन में, वॉल्यूम भी आता है, ठीक है ना भाई, वैकेंट भी आ जाता है। तो V का मतलब वहां पर हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वैल्यू नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, BSO। BSO का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इज प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तैयार करना। क्या कहते हैं भाई, तैयार करना, ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात तो सवाल ये आएगा कि BSO जो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार ऐसा भी सवाल बनता है, तो ध्यान रखना BSO की फुल फॉर्म होती है बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। तो ध्यान रखना BSO को तैयार किसके द्वारा किया गया, EJ कोर्ट्स एंड GA लियोल के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। BSO को तैयार किया गया किसके द्वारा भाई, EJ कोर्ट्स और GA लियोल के द्वारा। अब एक सवाल आपके मन में ये भी आता है, BSO है क्या, तो ध्यान रखना BSO एक जो है क्लासिफिकेशन स्कीम है। क्या है भाई, क्लासिफिकेशन स्कीम है। क्लासिफिकेशन स्कीम का मतलब होता है वर्गीकरण पद्धति। क्या होता है भाई, वर्गीकरण पद्धति है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो है BCO क्या है भाई, ये जो है क्या, BCO क्या है, BCO ध्यान रखना एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। और इसको जो डेवलप है, ध्यान दीजिए आप, उसको जो डेवलप्ड है, इसको डेवलप कब किया गया था, 1978 के अंदर। ध्यान रखना 1978 के अंदर जो है BCO को विकसित किया गया था, 1978 के अंदर। और ये एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। और BCO का जो प्रयोग है, ध्यान रखना BCO का प्रयोग होता है टू सर्व ए स्विचिंग लैंग्वेज। ध्यान रखना BCO का जो प्रयोग एक स्विचिंग लैंग्वेज, ध्यान रखना स्विचिंग लैंग्वेज को सर्व करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, BCO का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, BCO का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगला सवाल है भाई, द नंबर ऑफ सेक्शंस इन द मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू CC। मुख्य प्रविष्टि में अनुभागों की संख्या CC में तेजी से बढ़ रही है। मतलब ध्यान दीजिए CC के अंदर, ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू, ये तेजी से बढ़ रही नहीं है, ये CCC के अनुसार है। ध्यान रखना CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने सेक्शन होते हैं। अब आपको पता है कि भाई CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आपने पढ़ा होगा। CCC 1934 में रंगानाथन के द्वारा आया था। उसके अंदर 2 एंट्री हमने पढ़ी थी। कौन सी 2 एंट्री भाई, पहली एंट्री होती है मेन एंट्री और दूसरी जो होती है एडेड एंट्री। पहली होगी मेन एंट्री और दूसरी कौन सी, एडेड एंट्री हो गई थी। पहला हो गया मेन एंट्री और दूसरा हो गया एडेड एंट्री हो गया है। अब ध्यान रखना सवाल पूछा है कि CCC के अनुसार मेन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए मेन एंट्री के अंदर ध्यान रखना 6 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं मेन एंट्री के अंदर। कितने होते हैं भाई, 6 सेक्शन होते हैं। 6 सेक्शन में ध्यान रखना, पहली बात तो पहला होता है लीडिंग। क्या होता है भाई, लीडिंग होता है। दूसरा क्या होता है भाई, हेडिंग। क्या होता है भाई, हेडिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया हेडिंग हो गया। तीसरा हो गया टाइटल हो गया। चौथा हो गया नोट हो गया, ठीक है। और पांचवा क्या हो गया, पांचवा हो गया आपके, पांचवा जो होता है आपके पांचवा और जो छठा जो है आपको बता दूं मैं आपको, पांचवा हो गया आपके एक्सेशन। क्या हो गया भाई, एक्सेशन नंबर हो गया। और छठा हो गया ट्रेसिंग सेक्शन हो गया। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ऐसे कि CCC के अंदर 2 एंट्री होती है। पहला एंट्री होती है मेन एंट्री, दूसरा होता है एडेड एंट्री, ठीक है ना। तो पहला CCC के अंदर जो 6 क्या होते हैं भाई, सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है लीडिंग, दूसरा होता है हेडिंग, तीसरा होता है टाइटल, चौथा होता है नोट, पांचवा होता है एक्सेशन और छठा होता है ट्रेसिंग सेक्शन। तो CCC के अंदर ये 6 सेक्शन होता है।
इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला जो 11 क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ सीसीएफ वाज पब्लिश्ड इन, कि पहली बार जो है सीसीएफ की स्थापना, सीसीएफ का प्रथम एडिशन का मतलब होता है पहला संस्करण। ध्यान दीजिए आप इधर, सीसीएफ का जो है पहला संस्करण, ध्यान रखना, फर्स्ट एडिशन कब आया था। इसका आंसर से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सीसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। सीसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ध्यान दीजिए। तो सीसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन, सी का मतलब कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। सीसीएफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। क्या होती है दोस्तों, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है ये सीसीएफ की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना, सीसीएफ का जो डेवलप है, सीसीएफ का जो डेवलप है, ठीक है ना, इसको डेवलप कब किया गया था, सीसीएफ को डेवलप किया गया था 1978 में पीजीआई के तहत। ध्यान रखना, ये यूनेस्को जो है, यूनेस्को के अंदर एक पीजीआई कार्यक्रम होता है। पीजीआई की फुल फॉर्म होती है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो ध्यान रखना, यूनेस्को ने, ध्यान रखना, यूनेस्को ने अप्रैल 1978 में, ध्यान रखना, यूनेस्को ने अप्रैल 1978 में पीजीआई के तहत सीसीएफ की जो है सीसीएफ को विकसित किया था। कब विकसित किया था, अप्रैल 1978 में। तो ध्यान रखना, सवाल आ गया सीसीएफ को डेवलप किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को ने अप्रैल 1978 में पीजीआई के तहत, पीजीआई की फुल फॉर्म होती है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, पीजीआई के तहत सीसीएफ की स्थापना की गई थी। और इसका जो फर्स्ट एडिशन है सीसीएफ का, सीसीएफ का फर्स्ट एडिशन है 1984, सेकेंड एडिशन आया था 1988 और थर्ड एडिशन आया था 1992। ध्यान रखना। तो अपना सवाल क्या पूछा इन्होंने कि सीसीएफ का प्रथम एडिशन, तो प्रथम एडिशन कब आया था, 1984 को आया था। कब आया था भाई, 1984 को आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से जो सवाल है, सवाल एक एक इससे रिलेटेड आपको सारे सवाल आपको पता होना चाहिए। ये सवाल बार बार करने से क्या होता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। मतलब आप जैसे आपके माइंड में आगे हुए सीसीएफ, तो मतलब इस तरीके से आपको टॉपिक तैयार होना चाहिए कि हाँ सीसीएफ के बारे में आप 4-5 बातें जो इंपॉर्टेंट है जाननी होनी चाहिए। सीसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ, किसने किया था, इसका फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन कब आया था, किससे रिलेटेड है, ये सारी छोटी मोटी जानकारी आपको ये पता होनी चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा कितने प्रकार दस्तावेज वर्गीकृत किए गए। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है प्रलेख। क्या होता है भाई, प्रलेखन। ठीक है ना भाई, प्रलेख कितने प्रकार के होते हैं, प्रलेख कितने प्रकार के होते हैं रंगानाथन के अनुसार। रंगानाथन के अनुसार जो है प्रलेख कितने प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रंगानाथन के अनुसार प्रलेख कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के प्रलेख होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहला कौन सा है, कन्वेंशनल, पहला होता है कन्वेंशनल, पहला हो गया कन्वेंशनल हो गया, फिर दूसरा हो गया नियो कन्वेंशनल। क्या हो गया भाई, नियो कन्वेंशनल। तीसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल। क्या हो गया भाई, नॉन कन्वेंशनल हो गया। चौथा हो गया मेटा डॉक्यूमेंट, मेटा डॉक्यूमेंट, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब कन्वेंशनल को हिंदी में क्या कहते हैं, परंपरागत। क्या कहते हैं हिंदी में, परंपरागत कहते हैं। नियो कन्वेंशनल को क्या कहते हैं, नव परंपरागत कहते हैं। क्या कहते हैं पे दोस्तों, नव परंपरागत कहते हैं। तीसरा है नॉन कन्वेंशनल को क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल को क्या कहते हैं, अपरंपरागत। क्या कहते हैं दोस्तों, अपरंपरागत। और लास्ट में है मेटा प्रलेख। क्या कहते हैं, मेटा प्रलेख कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इस सवाल को पूछा गया है कि रंगानाथन के द्वारा प्रलेख को कितने भागों में बांटा गया है। तो रंगानाथन के अनुसार प्रलेख को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कन्वेंशनल,
जिसे हम कहते हैं परंपरागत। दूसरा है नियो कन्वेंशनल, जिसे कहते हैं नव परंपरागत। तीसरा है नॉन कन्वेंशनल, जिसे कहते हैं अपरंपरागत। और चौथा है मेटा डॉक्यूमेंट, जिसे कहते हैं हम मेटा प्रलेख भी कहते हैं। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। अब बात करते हैं अपन व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आईएनबी। आईएनबी का जो सही जो फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में जो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भाई आईएनबी के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है ना। आईएनबी आते ही आईएनबी के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप आईएनबी के बारे में पढ़ रहे हो, एक तो हमेशा आईएनबी हो चाहे बीएनबी हो, इनके हमेशा एक फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए भाई? फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने आईएनबी की फुल फॉर्म पूछी है, तो ध्यान रखना आईएनबी की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है ना भाई। आईएनबी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो आईएनबी को जो है फर्स्ट पब्लिश, ध्यान रखना फर्स्ट पब्लिश पहली बार है, इसको कब पब्लिश किया गया था? तो पहली बार पब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1958 को। कब प्रकाशित किया गया था भाई? 15 अगस्त 1958 में इसको जो है प्रकाशित किया गया था। और एक बार कई बार सवाल पूछा जाता है कि फादर ऑफ आईएनबी, कि भाई फादर ऑफ आईएनबी आईएनबी के फादर किसे कहा जाता है? तो आईएनबी के फादर किसे कहा जाता है? बीएस केशवन साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? बीएस केशवन साहब। बीएस केशवन साहब को जानते हैं भाई? जो राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम जो लाइब्रेरियन कौन थे? बीएस केशवन साहब थे। तो ध्यान रखना कई बार सवाल आता है कि भाई आईएनबी के फादर किसे कहा जाते हैं? बीएस केशवन साहब को, जो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय के जो है प्रथम लाइब्रेरियन भी थे। और दूसरी बात है आईएनबी को जो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? आईएनबी को पब्लिश किया जाता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, ध्यान रखना सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा जो है आईएनबी को क्या किया जाता है भाई? पब्लिश किया जाता है। और पहला फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? 15 जो है अगस्त 1958 में हुए थे। और जो ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1955 के अंदर हुई थी। ये चीज आपको याद रखनी है, योग्य है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। और ये कई बार पूछा जाता है भाई 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, तो आईएनबी हमेशा ध्यान रखना सेकेंडरी सोर्स में माना जाता है। कौन सा सोर्स में माना जाता है भाई? सेकेंडरी सोर्स में इसको माना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ इसको बिल्कुल आप नोट्स बनाइए ताकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आगे अगला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। इस सवाल को बहुत ज्यादा आज की क्लास के अंदर आपने देखा होगा, आज जो मैं सवाल करा रहा हूं वो बिल्कुल मिक्स सवाल करा रहा हूं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो सारे टॉपिक में से हैं। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के भी हैं, कुछ मैनेजमेंट के भी हैं, रेफरेंस सर्विस के भी हैं, क्लासिफिकेशन की भी है, कैटलॉगिंग के भी है, कंप्यूटर के भी है और ऑटोमेशन है। सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि भाई आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, आप किस तरीके से तैयारी करें। इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। सवाल क्या है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन, के संदर्भ सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये ध्यान रखना, चौथा यूनिट है रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सर्विस। संदर्भ सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना इसका आंसर होता है संदर्भ सेवा का जनक किसको कहा जाता है? सैमुअल एस ग्रीन को। देखो इसमें एक सवाल तो ये बन गया, इसको देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो जब सवाल आ जाए भाई फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस,
ठीक है ना। फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस सब जो है संदर्भ सेवा के जो फादर है किसको कहा जाता है भाई, ये ध्यान रखना, सैमुअल एसन ग्रीन। अगर आ जाए द कॉन्सेप्ट रेफरेंस सर्विस, ध्यान रखना, द कॉन्सेप्ट रेफरेंस सर्विस, ध्यान रखना, रेफरेंस सर्विस, ठीक है ना भाई। क्या रेफरेंस सर्विस की जो अवधारणा है, ये अवधारणा को किसने प्रतिपादन किया, इसका आंसर भी क्या होगा भाई आपके सैमुअल एस ग्रीन होगा। क्या होगा भाई, सैमुअल एस ग्रीन होगा। क्या होगा भाई, सैमुअल एस ग्रीन होगा। अगर वह सवाल आ जाए भाई रेफरेंस लाइब्रेरियन, ध्यान रखना, तो रेफरेंस लाइब्रेरियन पद का सबसे पहले प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, रेफरेंस लाइब्रेरियन। तो रेफरेंस लाइब्रेरियन का भी प्रयोग किसके द्वारा हुआ था, सैमुअल एस ग्रीन। तो अगर तीनों सवाल परीक्षा में अगर कोई भी आ जाए, चाहे पूछ ले हु इज नोन एज द फादर, देखो फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस और रेफरेंस लाइब्रेरियन, जो फ्रेज है, वाक्यांश है, इसका भी प्रतिपादन किसने किया था, सैमुअल एस ग्रीन ने किया था। लेकिन अगर वहां पर पूछ ले भाई जो फ्रेज है रेफरेंस डिपार्टमेंट, ध्यान रखना, रेफरेंस डिपार्टमेंट, अगर सवाल पूछ ले भाई रेफरेंस डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ विभाग, तो संदर्भ विभाग का जो ये वाक्यांश है ये किसके द्वारा दिया गया, ध्यान रखना, तो रेफरेंस डिपार्टमेंट का जो है वाक्यांश है ये किसके द्वारा दिया गया है भाई, मेलविन डीवी के द्वारा। किसके द्वारा भाई, मेलविन डीवी के द्वारा इसको दिया गया। तो इसको याद रखने का तरीका बताओ, रेफरेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डी आ रहा है, डी से डीवी याद रख लेना आपको, ठीक है ना भाई। तो रेफरेंस डिपार्टमेंट किसके द्वारा दिया गया था, जो ध्यान रखना है, मेलविन डीवी के द्वारा। एक सवाल ऐसा भी आता है कि रेफरेंस इंटरव्यू, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेफरेंस इंटरव्यू। तो रेफरेंस इंटरव्यू किसके द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखना, मार्गरेट हचिंस के द्वारा, ध्यान रखना, किसके द्वारा, मार्गरेट हचिंस के द्वारा जो है रेफरेंस इंटरव्यू के बारे में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो रेफरेंस, ध्यान रखना, सर्विस से संबंधित, ध्यान रखना, तो रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस और रेफरेंस लाइब्रेरियन जो पद है इसका जो प्रतिपादन हुआ था वो तो हुआ था सैमुअल एस ग्रीन के द्वारा। लेकिन परीक्षा में अगर आते हैं वहां पर रेफरेंस डिपार्टमेंट फ्रेज का जो है प्रतिपादन किसने किया, तो रेफरेंस डिपार्टमेंट आता ही आप आंसर क्या लिखोगे, मेलविन डीवी लिखोगे आप। और वहां आ जाए रेफरेंस इंटरव्यू, तो रेफरेंस इंटरव्यू किसके द्वारा दिया गया, तो रेफरेंस इंटरव्यू दिया गया मार्गरेट हचिंस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, मार्गरेट हचिंस के द्वारा जो है रेफरेंस इंटरव्यू दिया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, आपको जो है टेस्ट सीरीज के बारे में अगर कोई पूछना है तो आप मेरे से इसके बारे में बात कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। आज आने वाली सेकंड ग्रेड राजस्थान सेट कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए सेट की तैयारी करें, अगर वो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज हम लगातार 90 डेज 90 दिनों तक हम टेस्ट सीरीज शुरू करें, 3 महीने तक लगातार टेस्ट सीरीज होगी, फिर इसका सॉल्यूशन होगा ऐप के अंदर, ठीक है। हम बातें करेंगे उसके बाद में, लेकिन टेस्ट सीरीज आपका शेड्यूल चाहिए तो हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पीडीएफ दी हुई है उस पीडीएफ को जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और पूरी टेस्ट सीरीज के बारे में जो है डाउनलोड करके उसके बारे में पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, कभी भी आपको कोई पूछना है, गाइडेंस जो है लेना है तो आप कभी भी बात कर सकते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रंगानाथन रेफरेंस सर्विस इज, रंगानाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। रंगानाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है, तो रंगानाथन के अनुसार संदर्भ सेवा है, ध्यान रखना, पर्सनलाइज्ड सर्विस। पर्सनलाइज्ड सर्विस का मतलब होता है व्यक्तिगत सेवा, ध्यान रखना, क्या होता है भाई, व्यक्तिगत सेवा होती है। क्या होती है भाई, व्यक्तिगत सेवा। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा के रूप में माना है। संदर्भ सेवा का मतलब होता है कि वह सेवा जो एक पाठक और पुस्तक के बीच में, यूजर और बुक्स के बीच में जो संपर्क करवाता है, कांटेक्ट करवाता है, उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संदर्भ सेवा कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी बताया हमने कि संदर्भ सेवा जो है व्यक्तिगत सेवा किसने माना है, संदर्भ सेवा को एस आर रंगानाथन ने माना।
अब सवाल आ जाएगा भाई संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है संदर्भ सेवा। तो ध्यान दीजिए संदर्भ सेवा 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, रेफरेंस सर्विस कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, रेफरेंस सर्विस, जिसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, संदर्भ सेवा। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप जो है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी साथ में पढ़ना सीखिए, प्योर हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 2 प्रकार के संदर्भ सेवा होती है। पहला होता है आपके रेडी रेंज रेफरेंस सर्विस। क्या होता है भाई, रेडी रेंज रेफरेंस सर्विस, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शॉर्ट रेंज भी कहते हैं। रेडी रेंज रेफरेंस या शॉर्ट रेंज रेफरेंस, इसको हिंदी में कहते हैं त्वरित संदर्भ सेवा, ठीक है ना भाई। और दूसरा होता है आपके लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। क्या होता है भाई, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होता है। ये 2 प्रकार की, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्तृत संदर्भ सेवा। तो 2 प्रकार के संदर्भ सेवा होती है, एक तो रेडी रेंज संदर्भ सेवा होती है और दूसरा है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होती है। रेडी रेंज रेफरेंस में क्या होता है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर आधे घंटे के अंदर अंदर दिया जाता है। जब किसी का आंसर आधे घंटे से पहले या आधे घंटे के अंदर अंदर दिया जाता है, वो हमेशा रेडी रेफरेंस सर्विस में आता है। जैसे वहां सवाल पूछ लिया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, इसका आंसर बिल्कुल कम समय में दे सकते हैं। तो ये उदाहरण जो है ये रेडी रेफरेंस सर्विस के अंदर आएगा। अगर और पूछ ले भाई आज़ादी के बाद जो है नेहरू से लगाकर मोदी जी तक के बीच में जो है जापान के साथ के संबंध कैसे रहे, तो ये बड़ा जो है जो क्वेश्चन है ये इसका उदाहरण होगा, लॉन्ग रेंज रेफरेंस से होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में किसे माना जाता है, ध्यान रखना। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे माना जाता है, तो ध्यान दीजिए वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे माना जाता है, F.W. टेलर के, ध्यान रखना। F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में, मैनेजमेंट के जो फादर माना जाता है, ध्यान रखना। जब सवाल आ जाए भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर, तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता आते हमेशा टेलर आएगा। लेकिन अगर कई बार सवाल ये आ जाए कि फादर ऑफ मैनेजमेंट, अगर खाली आ जाए भाई फादर ऑफ मैनेजमेंट, खाली मैनेजमेंट के पिता, खाली मैनेजमेंट के पिता पूछ ले तो हेनरी फ्योल होगा। कौन होगा भाई, हेनरी फ्योल होगा। लेकिन ध्यान रखना साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर अगर पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या होगा, F.W. टेलर होगा। तो ध्यान रखना फादर ऑफ मैनेजमेंट जो होगा हेनरी फ्योल होगा। अगर वह पूछ ले फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक के पिता, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव है। और भी अन्य बहुत सारे जो है उसमें हमेशा हेनरी फ्योल होगा। लेकिन साइंटिफिक आते ही इसका आंसर हमेशा क्या होगा, F.W. टेलर के द्वारा होगा। चलो आइए अगला सवाल लेते हैं आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए सवाल को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो और स्पेशली लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है, तो ध्यान रखना लाइब्रेरी साइंस का पेपर जब आपको सबसे पहले आपका हिंदी में पढ़ रहे हो, अगर आपको हिंदी में कहीं ना कहीं थोड़ा समझ में नहीं आता है तो आपको इंग्लिश में जरूर आपको पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन है द पोस्ट कोर फॉर्मूला वाज डिवाइस्ड बाय, कि जो पोस्ट कोर फॉर्मूला जो है, ये सवाल मैनेजमेंट का है कि पोस्ट कोर फॉर्मूला किसके द्वारा तैयार किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पोस्ट कोर जो है ये ध्यान रखना लूथर गुलिक के द्वारा तैयार किया गया है। तो पोस्ट कोर में एक प्रबंध के साथ कार्य है। तो आप कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म, तो ध्यान रखना पोस्ट कोर में पी से क्या हो जाएगा, प्लानिंग। पी का मतलब दोस्तों क्या होता है, प्लानिंग होता है। ओ से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग, ORGANISING, ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। POS, एस से क्या हो जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, स्टाफिंग हो जाएगा। POSD, डी से क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना सब में ING आएगा, सबके पीछे ING आएगा, ध्यान रखना। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और CO से ध्यान रखना कोऑर्डिनेटिंग,
कोऑर्डिनेटिंग, ध्यान रखना, याद रखना ना, ये ध्यान रखना, सब में आएंगे। कोऑर्डिनेटिंग हो गया। आर से क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग, क्या होता है दोस्तों, आर से रिपोर्टिंग हो जाएगा। और बी से क्या हो जाएगा, बजटिंग, क्या हो जाएगा भाई, बजटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बजटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पोस्ट कोर्प में सीओ का क्या अर्थ होता है। तो कई बार बीच में पूछे पोस्ट कोर्प में सीओ का क्या मतलब होता है। तो सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेटिंग होता है। तो एक ध्यान रखना, पोस्ट कोर्प की फुल फॉर्म में सभी के पीछे आईएनजी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आईएनजी आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो अगला सवाल है कि हु प्रोपोज्ड द डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। ध्यान रखना, बुक सिलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत। आपने मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक है हमारे कोर्स में, और जो भी विद्यार्थी जो है आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, कभी भी आप बात कर सकते हैं किसी भी कोई भी डाउट को लेकर। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था पुस्तक चयन सिद्धांत, ये हमारे मैनेजमेंट के अंदर है। पुस्तक चयन सिद्धांत जो टॉपिक है ये हमने मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा है। तो पुस्तक चयन सिद्धांत के 3 लोगों ने दिए थे। एक तो पहला दिया था मेल्विन डीवी ने भी एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है डूरी ने भी एक सिद्धांत दिया था। तीसरा सिद्धांत दिया था आपके जो है मैककॉल्विन। ये जो डिमांड वाली थ्योरी है इसका आंसर जो है मैककॉल्विन ने भी दिया है। और चौथा सिद्धांत जो है ये है रंगानाथन ने भी, पुस्तक चयन का सिद्धांत रंगानाथन के द्वारा भी दिया गया है। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। लेकिन हमारा जो सवाल है, इस सवाल को और से देखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि ध्यान रखना, सवाल क्या है कि पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत। जब आप परीक्षा में आ जाए डिमांड थ्योरी किसने दी है, तो डिमांड थ्योरी दी है मैककॉल्विन ने। किसके द्वारा दी गई है भाई, मैककॉल्विन के द्वारा डिमांड थ्योरी दी गई है। और एक सवाल पूछा जाता है कि डिमांड थ्योरी कब दी गई है, तो ध्यान रखना डिमांड थ्योरी 1925 के अंदर दी गई है। कब दी गई है भाई, 1925 के अंदर दी गई है। और भी अन्य लोगों ने अलग अलग जो है बुक सिलेक्शन के सिद्धांत दिए हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है भाई, हु इंट्रोड्यूस 3 कार्ड सिस्टम मेथड। 3 कार्ड सिस्टम मेथड का मतलब होता है 3 पृथक प्रणाली। ध्यान रखना, 3 पृथक प्रणाली जो है, 3 पृथक प्रणाली किसके द्वारा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों। तो 3 पृथक प्रणाली किसके द्वारा दी गई है, तो 3 पृथक प्रणाली जो है SR, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, SR रंगानाथन के द्वारा 3 कार्ड सिस्टम या मेथड का परिचय किसने दिया था। तो 3 कार्ड सिस्टम का प्रयोग जो मेथड है ये SR रंगानाथन ने दिया था। और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि 3 कार्ड सिस्टम का मेथड ये SR रंगानाथन के द्वारा कब दिया गया था। ये कब दिया गया था दोस्तों, 1930 के अंदर दिया गया था। और 3 कार्ड कौन कौन से हैं, जिसमें पहला कार्ड होता है रजिस्टर कार्ड। कौन सा होता है, रजिस्टर कार्ड हो गया, पहला तो हो गया रजिस्टर कार्ड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, चेक कार्ड। कौन सा हो गया दोस्तों, चेक कार्ड। और तीसरा कौन सा हो गया, क्लासिफाइड कार्ड। कौन सा होता है दोस्तों, क्लासिफाइड कार्ड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया और आने वाले में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। अब अगला जो सवाल है 21, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन ISBN आर, कि जो ISBN के अंदर जो है कितने डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स के बारे में बताइए आप। तो आपको पता है भाई ISBN के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, तो ISBN के अंदर डिजिट्स होते हैं 13। कितने होते हैं भाई, 13, ध्यान रखना। एक तो ये एक क्वेश्चन बनेगा। इस ISBN से एक सवाल ये भी बन जाता है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ISBN, के ISBN के पिता किसे कहा जाता है। तो ISBN के पिता किसे कहा जाता है, डेविड विटाकर को, ध्यान रखना, किसे कहा जाता है, डेविड विटाकर, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, डेविड विटाकर को ISBN का फादर कहा जाता है। और ISBN के जो 13 डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं भाई, 13 डिजिट्स हैं। 13 डिजिट्स को 5 भागों में बांटा गया। 13 डिजिट्स हैं, इन 13 डिजिट्स को 5 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। पहला हो गया EAN, ठीक है ना, पहला क्या हो गया भाई? EAN। EAN का मतलब क्या होता है? यूरोपियन आर्टिकल नंबर हो गया। दूसरा हो जाएगा आपके ग्रुप हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया आपके पब्लिशर, क्या हो गया भाई? आपके पब्लिशर हो गया। चौथा हो गया आपका टाइटल, और पांचवा हो गया आपके चेक डिजिट। क्या होता है भाई? चेक डिजिट, ध्यान रखना। तो 5 ये भाग है चेक डिजिट को। इसमें EN में 3 होते हैं, ग्रुप में 2 होते हैं, पब्लिशर में 4, फिर 3 और 1, तो 3 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। तो ये ध्यान रखना। इस तरीके से जो है 13 तो क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। लेकिन ISBN के भाग कितने होते हैं भाई? 5 भाग होते हैं। पहला हो गया EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। दूसरा हो गया ग्रुप हो गया। तीसरा हो गया पब्लिशर। चौथा हो गया टाइटल, और पांचवा हो गया चेक डिजिट, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत के अंदर इन इंडिया, भारत के अंदर ISBN कौन देता है भाई? ISBN किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के अंदर ISBN दिया जाता है RRLF। किसके द्वारा दिया जाता है भाई? RRLF के द्वारा जो है भारत के अंदर ISBN दिया जाता है। और भारत में ISBN दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है? 1986 से, सॉरी 1985 से, ठीक है ना, 1985, ध्यान रखना 1985 से। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1985 से जो है इंडिया के अंदर RRLF के द्वारा जो है ये दिया जा रहा है। RRLF के द्वारा जो इसको दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो RRLF के द्वारा 1985 से ISBN दिया जा रहा है। ISBN के फादर किसे कहा जाता है? डेविड विटाकर। 13 डिजिट्स होते हैं, और 13 डिजिट्स में 5 भाग होते हैं। 5 भागों के नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इनफ्लिपनेट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ विच कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनफ्लिपनेट से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ध्यान रखना इनफ्लिपनेट के बारे में। तो ध्यान रखना सवाल क्या कह रहा है कि इनफ्लिपनेट किस देश के विश्वविद्यालय पुस्तकालय से संबंधित है? तो ये इनफ्लिपनेट किस देश से संबंध है? इनफ्लिपनेट का संबंध है इंडिया से। किससे संबंधित है? इंडिया से। अब आप इनफ्लिपनेट के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इनफ्लिपनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या होती है फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इनफ्लिपनेट है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, और इसकी जो स्थापना है एस्टेब्लिश्ड, और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 के अंदर, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? गांधीनगर, गुजरात, ध्यान रखना। और इनफ्लिपनेट का जो हेडक्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात के अंदर है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना इनफ्लिपनेट जो है ये इंडिया का जो एक एकेडमिक नेटवर्क है। क्या है भाई? ये इनफ्लिपनेट इंडिया का एक एकेडमिक नेटवर्क है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना एकेडमिक नेटवर्क इसको कहा जाता है। और इनफ्लिपनेट के जो है दो प्रोग्राम है, ध्यान रखना। एक तो है प्लानर, कौन सा? एक प्रोग्राम का नाम है प्लानर, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और दूसरा प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कैलिबर को जो स्थापित किया गया था 1994 में, और प्लानर को 2003 में स्थापित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है भाई दोस्तों, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि विश्व का जो कह सकते हैं सबसे बड़ा नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है? इसका आंसर आप सभी जानते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड भी हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो कौन सा है भाई? ये ध्यान रखना OCLC। तो OCLC की फुल फॉर्म क्या हो गई? ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। और OCLC की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, ध्यान रखना। क्या इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1967 में। तो OCLC की फुल फॉर्म यही होती है दोस्तों,
ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या होती है दोस्तों? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसके जो फाउंडर है, फाउंडर का नाम जरूर याद रखना, ध्यान रखना, फाउंडर का नाम होता है, इसके जो फाउंडर है, फाउंडर का नाम है फ्रेड किल्गोर। क्या नाम है भाई? फ्रेड किल्गोर नाम के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने OCLC की स्थापना की है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? ओयो। ध्यान रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जो है आपको इसका ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, अमेरिका के अंदर है, डबलिन ओयो। इसका पूरा नाम क्या है भाई? डबलिन ओयो, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर भी है। तो दोस्तों कई बार जो है इनके बारे में पूछा जाता है कि द लार्जेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क इज द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क कौन सा है? OCLC है। अगला क्वेश्चन है भाई, ई ज्ञान कोश वाज ए नेशनल डिपोजिटरी इंप्लीमेंट बाय। ई ज्ञान कोश क्या है? एक राष्ट्रीय निष्पेक्षागार द्वारा किया जाता है। तो सबसे सवाल पहले तो ये आएगा कि ई ज्ञान कोश क्या है? तो ई ज्ञान कोश क्या है? एक नेशनल डिपोजिटरी है, ध्यान रखना। क्या है दोस्तों? एक नेशनल डिपोजिटरी है जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा? इग्नू के द्वारा। अब इग्नू क्या है? इंदिरा गांधी नेहरू ओपन यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नेहरू ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, इसके द्वारा इसको किया जाता है। और ये जो ई ज्ञान कोश है ये आपके 2005 से शुरू है। कब से शुरू है भाई? ई ज्ञान कोश जो है 2005 से इसको एस्टेब्लिश शुरू किया गया था, इसको आरंभ किया गया था। अगला जो सवाल है CDS ISS, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। CDS ISS सॉफ्टवेयर जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो CDS ISS सॉफ्टवेयर है ये यूनेस्को के द्वारा जो है डेवलप किया गया। अब CDS की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटराइज्ड। क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड। D से क्या हो गया? डॉक्यूमेंटेशन। क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। और S से क्या हो गया? सर्विस। तो पहले तो CDS की फुल फॉर्म देखिए, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। अब उसके बाद है ISIS। तो इसमें ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, CDS ISIS इंटीग्रेटेड, S का मतलब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है भाई? इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ध्यान रखना। तो CDS ISIS की फुल फॉर्म भी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। तो CDS का होता है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, ISIS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया? यूनेस्को के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। और CDS की स्थापना कब हुई थी? 1985 के अंदर यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है? तो अगर लैंग्वेज पूछ ले तो ध्यान रखना, पास्कल लैंग्वेज का इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रयोग होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर भाई? CDS ISS सॉफ्टवेयर के अंदर पास्कल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं द वर्ड ऑटोमेशन हैज बीन डिराइव्ड है, कि जो वर्ड है स्वचालन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑटोमेशन को स्वचालन भी कहते हैं, ध्यान रखना, स्वचालन, ठीक है ना। तो स्वचालन शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ये वर्ड ऑटोमेशन है, ये कौन सी भाषा से बना है, ध्यान रखना। तो ऑटोमेशन, क्योंकि हमारा बेसिक कंप्यूटर के साथ एक और टॉपिक है लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी आता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेशन शब्द किस वर्ड से बना है भाई? ये किस वर्ड से बना है? ये ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है भाई? ग्रीक वर्ड से। और ऑटोमेशन शब्द का जो है जो क्या कहते हैं भाई, जो है इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? DS हार्डर है। और ऑटोमेशन का सबसे पहले प्रतिपादन हुआ था 1936 में, ध्यान रखना। ये 3 सवाल आपके बन गए। सवाल ये कह रहा है कि ऑटोमेशन का प्रतिपादन कब हुआ था? DS हार्डर के द्वारा। और इसको कब प्रतिपादित किया गया? 1936 में। और जो ऑटोमेशन कौन से वर्ड से है? ग्रीक वर्ड से जो है लिया गया है, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि लाइब्रेरी साइंस में के इतिहास से पहली बार 90 दिनों का एक हम रेगुलर टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। और ये रेगुलर टेस्ट सीरीज जल्द शुरू करने वाले हैं।
और रेगुलर टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है वो आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, क्योंकि अब जो है आने वाले एग्जाम कौन से हैं अभी आपको ध्यान रखना। एनवीएस का एग्जाम होने वाला है, डीएसएसबी का एग्जाम होगा, डीआरडी का एग्जाम होगा, केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान सेकंड गेट, थर्ड गेट, राजस्थान में सेट का एग्जाम होगा, नेट का एग्जाम होगा। तो जो भी आप लाइब्रेरी साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस जो है 90 दिनों की जो टेस्ट सीरीज है रेगुलर हम शुरू करें, लगातार 3 महीने तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और टेस्ट सीरीज को हम जो है डेली टेस्ट सीरीज डालते रहेंगे, उसका सॉल्यूशन भी कराते रहेंगे। तो आज की क्लास इस चैनल पर आपको कैसे लगी है, इसको कमेंट लिखकर आप जो है कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम और जब भी हमें मौका मिलेगा तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे इस चैनल के ऊपर। अधिक से अधिक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगर आपको बात करनी है मेरे से तो मेरा ये पर्सनल नंबर है 86-195-77803। आपको कोई गाइडेंस या कुछ पूछना है किससे संबंधित, और पुस्तकालय संघ राजस्थान के अध्यक्ष कमल जी और मैं जो है हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, पोस्ट बढ़ाने के लिए भी प्रयास करें। और हमारी सबसे बड़ी मांग है स्टॉपिंग पैटर्न और सेट का आयोजन करवाना, ठीक है ना, ये भी हमारी मांग है। और हम जो है कोशिश करेंगे जल्द एक बार फिर से जो है हमारे शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और हमारे जो स्टॉपिंग पैटर्न जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये स्टॉपिंग पैटर्न लागू हो जाता है तो राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा पीटीआई की तरह बहुत अच्छी बम्पर बढ़ती आ सकती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। धन्यवाद।